अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, जब केमिकल रिएक्शन होता है उसके दौरान हीट एवॉल्व भी हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। आप इस हीट एवॉल्व या एब्जॉर्ब को कांस्टेंट प्रेशर पे इंथाल्पी चेंज कहते हैं। इंथाल्पी चेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको कैलोरीमीटर कहते हैं, जैसे कि ग्लास कैलोरीमीटर, जैसे कि बॉम्ब कैलोरीमीटर। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं आप कैलोरीमीटर के जरिए उन रिएक्शन की इंथाल्पी फाइंड नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आप ग्रेफाइट और क्लोरीन को रिएक्शन करवाओ तो आप कभी भी CCl4 हासिल नहीं कर सकोगे, क्योंकि ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता। तो आप इसका मतलब इसकी इंथाल्पी भी डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। एक्चुअली CCl4 बनता है मीथेन और क्लोरीन के रिएक्शन से कुछ स्टेप्स पास करने के बाद। तो उन स्टेप्स को इन्वॉल्व करके हम इसकी इंथाल्पी चेंज फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास है एल्यूमिनियम। आप एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं और आप Al2O3 बनाते हैं। आप इसकी भी इंथाल्पी डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर ये तो डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है, फिर क्यों नहीं कर सकते? वजह सुनिए। ये सपोज एल्यूमिनियम पार्टिकल है, एल्यूमिनियम का जर्रा। ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो इसके बाहर Al2O3 की लेयर बन जाएगी और वो लेयर इनर्ट होगी। उस इनर्ट लेयर की वजह से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, यानी इनर पार्टिकल जो है, इनर पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं कर सकेगा। तो आप डायरेक्ट इंथाल्पी नहीं फाइंड कर सकते। इसी तरह से आप जब बोरॉन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हो तब भी आप इंथाल्पी डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। सिमिलर सिचुएशन कि वहां पर एक इनर्ट लेयर ऑफ B2O3 बनेगी जो अंदर वाले पार्टिकल की इंथाल्पी फाइंड नहीं करने देगी। तो फिर क्या करेंगे? इनकी इंथाल्पी एक नए तरीके से फाइंड करेंगे, इनडायरेक्टली फाइंड करेंगे। और इसको समझने के लिए हमारी हेल्प करेगा वो टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन को हम सिंपली कह सकते हैं, ये कहता है अगर एक रिएक्शन एक स्टेप से हो रहा है या कुछ और स्टेप से हो रहा है, दोनों में प्रोडक्ट सेम बन रहा है, तो दोनों की इंथाल्पी चेंज सेम होगी। मैं एग्जांपल देता हूं। आप कहते हो ये A कन्वर्ट हो रहा है D में। आप A को डायरेक्ट D में कन्वर्ट कर सकते हो या कुछ रूट, एक अदर रूट है। पहले A B में कन्वर्ट होता है, फिर B C में कन्वर्ट होता है और फिर C जो है वो D में कन्वर्ट होता है। अब अगर देखो तो ये एक स्टेप है डायरेक्ट, और ये जो है हम कहते हैं 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3rd स्टेप। लेकिन हेसेस लॉ कहता है ये इंथाल्पी डेल्टा H वुड बी इक्वल टू डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3। यानी एक रिएक्शन कई रास्ते से हो, उन सब में इंथाल्पी चेंज सेम होगी, प्रोवाइडेड द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम। यानी कि ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए। इस डायरेक्ट रिएक्शन में भी ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में भी ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। डिफाइन किया, इफ अ केमिकल चेंज टेक प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स, ये रूट, द ओवरऑल इंथाल्पी चेंज वुड बी सेम। इसमें जो इंथाल्पी चेंज है इन सब में इंथाल्पी चेंज के इक्वल होगी, रिगार्डलेस ऑफ द रूट। रूट पे डिपेंड नहीं करेगी रूट कौन सा है, 1 स्टेप रूट है या 3 स्टेप रूट है, प्रोवाइडेड द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब में सेम होने चाहिए। यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? हेसेस लॉ इज एन एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन
ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. It can also be defined कि जो समेशन होता है इंथाल्पी चेंजेस का किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के दौरान वो जीरो के इक्वल होता है। नहीं समझ आई? ये इंथाल्पी इस इंथाल्पी के बराबर है। फिर सुनिए, ये इंथाल्पी इस इंथाल्पी के इक्वल है। अगर आप इस इंथाल्पी को इधर से इस इंथाल्पी में ऐड करेंगे, आंसर जीरो आएगा। यानी आप यहां से चले, यहां पहुंचे, यहां 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 बैक आ गए, तो उसके दौरान तमाम इंथाल्पी चेंजेस का जो सम है वो जीरो आएगा। एक में आपने डायरेक्ट जाना है और एक में आपने बैक जाना है। डायरेक्ट जाने में और बैक जाने का आंसर जो है वो इक्वल टू जीरो आएगा, तो इंथाल्पी चेंजेस इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने वो बात जो बताई थी आपको पहले कि वो रिएक्शंस जिनकी इंथाल्पी डायरेक्ट फाइंड नहीं हो सकती, हेसेस लॉ कैसे हेल्प करेगा, उसके लिए हम एक एग्जांपल स्टडी करेंगे। एग्जांपल, ये आपके सामने एक रूट बना हुआ है, जरा इसको गौर से देखिए। इस रूट में आपको नजर आ रहा है कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में सॉलिड है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। इसकी इंथाल्पी चेंज जो है आप कैलोरीमीटर से फाइंड कर सकते हैं, और वो है डेल्टा एच। और वो हमने जब फाइंड की वो इतनी बनती है -393.7 किलोजूल पर मोल। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, लेकिन हमें इसकी इंथाल्पी नहीं पता। अब जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, उसकी इंथाल्पी पता इसलिए नहीं क्योंकि जब ये बनाता है तो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है। तो हम फाइंड करेंगे इसकी इंथाल्पी, लेकिन इसकी इंथाल्पी इसके साथ मिक्स हो जाएगी, तो डायरेक्ट इंथाल्पी हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रॉन्ग हो सकता है। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, इसकी इंथाल्पी भी हमें पता है, इसकी इंथाल्पी वैल्यूज हम जानते हैं। तो मैंने आपसे कहा ये इंथाल्पी मालूम है, ठीक है, ये इंथाल्पी जो है वो हमें पता नहीं है, और ये इंथाल्पी भी हमें मालूम है। सपोज इसको हमने डेल्टा एच कहा, इसको 1 कहते हैं, इसको डेल्टा एच 2 कहते हैं। हम कहते हैं हेसेस लॉ के अकॉर्डिंग इसका सम इसके सम के इक्वल आएगा, यानी डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अब ये इंथाल्पी मालूम है, ये लिखी है, ये फाइंड करनी है। ठीक है, और ये भी नॉन है। डेल्टा H2 होती है हमारे पास -283 किलोजूल पर मोल, राइट। मैं रिएक्शंस को अगेन लिखता हूं। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनी गैस फॉर्म में, गैस थी, सॉलिड था, डेल्टा एच ली -393.7 किलोजूल पर मोल। कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट, हाफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड 1 फाइंड करनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो बन चुकी है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, डेल्टा H2 -283 किलोजूल पर मोल। ये भी स्टूडेंट्स कैलोरीमीटर से फाइंड हो जाएगी। अब ये नहीं है तो वो जो हमने लिखा था, ये इंथाल्पी भी पता है, ये इंथाल्पी पता है, ये फाइंड कर लेंगे। लिखते हैं
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ये है -393.7, ये फाइंड करनी है, और ये है -283 किलो जूल पर मोल। अब ये फाइंड करनी है, ये माइनस में है, इस साइड पे आके प्लस में हो जाएगी। डेल्टा H1 इज इक्वल टू -393.7 प्लस 283, आंसर आया डेल्टा H1 -110.7 किलो जॉल पर मोल। तो देखा जी, हमें 2 स्टेप्स की इंथाल्पी मालूम थी, इसकी और इसकी, हमने इसकी इंथाल्पी फाइंड कर ली आसानी के साथ। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम और रिएक्शंस जो होते हैं, अच्छा इसी तरह से हम दूसरे रिएक्शंस की इंथाल्पी फाइंड कर सकते हैं। हेसल लॉ को समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, एक्वस फॉर्म में है हमारे पास। इसका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं हम, इसके रिजल्ट में बनता है सोडियम कार्बोनेट और वाटर। मैं इसको बैलेंस करता हूं। दिस इज द रिएक्शन। इस रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट जो बन रहा है, इसकी इंथाल्पी को आप डेल्टा H1 कह दो, और इसकी इंथाल्पी है डेल्टा H1 इज इक्वल टू -89.08 किलो जॉल पर मोल। अब ये एक ही स्टेप में हुआ। अब इसी रिएक्शन को 2 स्टेप में भी करवा सकते हैं। वो कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तब्दील हो गया NaHCO3 में, एक्वस गैस एक्वस। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसकी इंथाल्पी को कह दो आप डेल्टा H2, और ये होती है -48.06 किलो जॉल पर मोल। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला दोबारा इससे रिएक्शन करेगा, एक्वस Na2CO3 प्लस वाटर। अब आप देखा आपने, ये डेल्टा H3, इसका आंसर है -41.02 किलो जॉल पर मोल। आपने देखा कि ये एक ही स्टेप में हुआ, यहाँ पे हमने इसको 2 स्टेप्स में किया। इस स्टेप की इंथाल्पी इस स्टेप की इंथाल्पी के इक्वल होगी। डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ये है -89.08 और ये है 48.06 प्लस -41.02। इन दोनों का सम करो, इसके इक्वल आ गया जी। इट्स मीन हेसल्स लॉ इज करेक्ट। हेसल्स लॉ ने यही कहा था ना, इफ अ रिएक्शन टेक प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स, इस रास्ते से या इस रास्ते से, द ओवरऑल इंथाल्पी चेंज वुड बी सेम। जी ये वाली इन दोनों के सम के इक्वल है, प्रोवाइडेड द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम। इनिशियल स्टेट में ये है, फाइनल में ये है। देखिए इनिशियल में ये है, फाइनल में ये है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड। आपने वो पाथ फॉलो किया या ये पाथ फॉलो किया। होप स्टूडेंट्स आपको ये लॉ समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया, वीडियो को दोबारा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा।